खालिद भट्ट साहब, बच्चे माशाल्लाह कोई अदाकार भी बना या क्या करते हैं? जो सबसे छोटा है ये बाई चांस हुआ था कि बहुत छोटा सा था, कोई मेरे ख्याल में 7-8 साल का। तो इसको यूनिफॉर्म का कोट लेके देना था मैंने, मेरी जंजालपुरा की रिकॉर्डिंग थी। तो मैंने उसे कहा कि यार अगर मैं जाऊंगा फिर तुम्हें वापस लेने आऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तुम मेरे साथ चले चलो, 2 सीन हैं वहाँ, वो मैं करवा के तुम्हें फिर वो माल रोड पे जो दुकान है उनकी यूनिफॉर्म वालों की, तो मैं वहाँ से तुम्हें खोलूँगा। तो मेरे साथ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो तारिक जमील साहब और सीन कर रहे थे। मैंने स्क्रिप्ट लिया, देखा तो उसमें मैं और मास्टर हिदायतुल्लाह का रोल कर रहा था। तो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, इलेक्शन का उन्होंने तराना बनाया होता है, तो तराना भी शायद महमूद नदीम साहब जो राइटर थे उन्होंने लिखा हुआ था। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा ये आपने तराना याद कर लिया? उन्होंने कहा जी हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कहा यार कमाल है। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मेज़ पे बजा के ना उसकी तर्ज एक छोटी सी बनाई। उन बच्चों को मैंने कहा कि आप में से एक इसको बोलेगा, दूसरे इसके साथ रिपीट करेंगे। कभी देखा ना ऐसे? कहा जी हाँ। तो किसी को याद ही नहीं हो रहा था, कोई अच्छी तरह कर नहीं रहा था। तो ये यावर भी मेरे पास, मैं कहा शेरू, हम बचपन में इसे आबिद खान साहब मरहूम ने इसका नाम शेरू रखा था कि ये बड़ा हेल्दी होता था। तो मैं कहा शेरू यार तुम ये याद कर लोगे? उसने कहा, उसने फर बोला। मैंने कहा अब ये लाइन बोलेगा इसके पीछे आप लोगों ने रिपीट करना है। वो एक लाइन बोलता था, वो रिपीट करते थे, तैयार हो गया। अब वो उधर से सीन ख़त्म करके तारिक जमील साहब आए तो कहने लगे कि हाँ जी तो रेडी है। मैंने कहा यार तारिक साहब किसी ने बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया, ना उन्हें स्क्रिप्ट दिया ना कुछ। बहरहाल हमने एक अदना सी कोशिश की है, देख लें। तो मैंने क्लासरूम में एंटर हुआ, रिहर्सल दिखाई उन्हें, इसने गाया सारा को, सब ने क्लैप पे, ये सैयद मतलूब हुसैन उसके एसोसिएट थे, सब ने बड़ी तारीफ़ की, वो रिकॉर्ड हो गया। वो थी 10 नंबर किस्त। फिर हमने 11 की रिकॉर्डिंग की तो 10 नंबर ऑन एयर गई तो शाहिद साहब ने पूछा कि बच्चा कौन है? मैंने कहा जी खालिद भट्ट साहब का बेटा। उन्होंने फिर 3 किस्तें उसकी और लिख दी। अच्छा। अब उसे काम करते देख के अजीम साहब ने भी उसको ले लिया, मोहम्मद अजीम साहब। फिर उसके बाद एक दो और आली साहब, वो सारे जो है, तो वो चाइल्ड स्टार के तौर पे एक ड्रामे में वो कमल साहिबा और आबिद अली साहब का बेटा बना है। तो जब शाम को मैं उसे लेने के लिए गया हूँ तो आबिद अली साहब कहते ने साडा एक भट्ट साहब को गुजारा नहीं सीगा, एक होर आ गए। मैं कहा क्यों होया? कहते ने कि ये बीमार होता है तो मैं इसे आगे प्यार करता हूँ, तो ये वो तो मुझे कहता है कि अंकल जब आप मुझे मेरा नाम लेंगे तो मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलूँगा, आपको देखूँगा, तो फिर आप मुझसे पूछिए ना कि बेटा आप कैसे हो। आप तो आते ही पूछ रहे हैं कैसे हो, तो मैं तो अभी जागा भी नहीं हूँ। मैंने कबल की तरफ देखा कि यार बड़ा तो शार्प बच्चा है। सो इस तरह उसने 5-6 ड्रामे किए। फिर उसका कद बढ़ गया। एक दिन उन्होंने हैनक वाले जिन वाले जो प्रोड्यूसर उन्होंने बुलवाया कि जी यावर को लेकर आइए। मैं लेके गया तो ये उस मेरे यहाँ आ रहा था। वो कहने लगे कि यावर को नहीं लाया? मैंने कहा जी है। वो तुम इतने बड़े हो गए? मैं क्या कोई तो पाबंदी सी कि बड़ा नहीं होना? कहते नहीं ये तो बच्चों का है, ये तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। सो फिर वो अपनी तालीम की तरफ। फिर एक दफ़ा दुबई से आया हुआ था तो वो मुझे छोड़ के स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, लव लाइफ और लाहौर की रिकॉर्डिंग थी, तो गाड़ी लेके जिसने चले जाना था। तो उस्मान साहब और जुल्फ़कार साहब उस वक्त मेरी जवानी के रोल के लिए परेशान थे कि यार किससे करवाएं, मियाँ जी वारिस जी जवानी में पार्टीशन के वक्त कैसे। तो उन्होंने कहा यार शेरू को ना करवा लीजिए। मैंने कहा जी उससे पूछ लें, वो दुबई से आया हुआ है, पता नहीं कब तक छुट्टी है उसकी। तो इसे पूछा तो उसने कहा जी 3 दिन में ख़त्म कर लें तो ठीक है, वरना फिर। तो उन्होंने बाकी काम छोड़ के 3 दिन में वो फ्लैशबैक सारे का सारा कर लिया। व्हाट्सअप कोई भी फ़नकार पाकिस्तान का हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अपनी छत हो, अपने घर हो और हालात भी ऐसे हों को किचन चलता रहे, वरना कसम पुरसी की हालत आखिरी वक्त में होती है। इसकी वजह क्या है? लोग समझते हैं कि जब उनका तूती बोल रहा होता है, वो निस्फ़ निहार पे होते हैं, तो वो समझते हैं शायद सदा ऐसा ही रहेगा। हालांकि निस्फ़ निहार पे टॉप पे आने का मतलब ये है कि अब आपका डिक्लाइन शुरू होना है, तो आपको वहाँ रहने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हमारे बहुत से फ़नकार जो हैं
उस पीरियड में ही सबसे पहले उस औरत को लात मारते हैं जिसने उनके साथ मिर्चें पीस के रोटी खाई हुई है, जिसने फाके करके उनके बच्चों को पाला होता है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, और जब तक वो बच्चे चारों बीवियों में से बड़े होते हैं उस वक्त तक उनका सूरज गुरूब हो गया होता है, और फिर वो शाम को उनकी मसरूफियात भी और तरह की हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दूसरी शादी कोई बुरी या वो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े लीडरों ने भी की है कि एक घरवाली खातून है और एक प्रेजेंटेबल खातून है जिसने आने वाले हुक्मरानों से भी मिलना है। बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको मैं मशवरे देता रहा हूँ कि यार 16 लाख रुपए की ये इंटरकूलर लेने की बजाय 16 लाख का फ्लैट ले लें, कम से कम 28,000 रुपये किराया भी बचेगा। और कल को तो वो यही कहते हैं नहीं जब भी लेनी है 4 कनाल का लेना, तो वो 4 कनाल आज तक नहीं ले सके ना। बड़े तो बहुत हो गए हैं लेकिन घर घर होता है, और घर ये ईंट सरिये बजरी रेत वगैरह की बिल्डिंग को नहीं कहते, वहाँ उसको कहते हैं जहाँ मियाँ बीवी और उनके बच्चे मोहब्बत से सलूक से प्यार से रहते हैं। नदीम साहब के साथ और मोहम्मद अली साहब के साथ भी आपकी बड़ी दोस्ती और बड़ा वक्त गुजरा, उनके साथ कोई वाक़या शेयर करें हमारा। देखिए जब हम कॉलेज में थे ना तो मैं तो वहीद मुराद साहब का फ़ैन था और उन्हीं को देखकर मैं फिल्म लाइन में भी आया। वहीद मुराद साहब, वहीद मुराद साहब। नदीम साहब के हम अगेंस्ट थे। हम कहते थे कि ये जब वो शुरू में ढाके में थे भी तो चित्राली अखबार में आता भी था बंगाल का दिलीप कुमार, तो हम कहते थे कि कॉपी कर रहे गए थे ये वो। मोहम्मद अली साहब जो थे उन जैसी ना हमारी पाटदार आवाज़ थी ना हमारी हाइट थी, तो इसलिए मोहम्मद अली साहब कहते यार रहते हैं तलवारबाजी लिए। यानी ये हमारी जो मुल्तान में ड्रामेटिक सोसाइटी की जो लॉबी थी उसमें मैं वहीद मुराद साहब का फ़ैन था, एक और दो नदीम साहब, तो हमारी आपस में लगती थी। फिल्म लाइन में आने के बाद देखा कि सबसे डिसेंट और सबसे आला शख्सियत जो थी, जो किंग कहलवाने के काबिल थी, वो थे मोहम्मद अली साहब। वाह। और जो मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट थे वो थे नदीम साहब। तो नदीम साहब के साथ वक्त कैसा नदीम साहब को फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक दफ़ा नोट किया कि जब भी उनसे कहे ना कि नदीम साहब खाना, तो वो पहली दफ़ा में हाँ नहीं करते थे। नहीं ठीक है तुम खाओ, नदीम साहब खा लीजिए गरम गरम है, नहीं ठीक है इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नदीम साहब प्लीज़ फिर बाद में नहीं है आप, अच्छा चलो डालो थोड़ा सा ये वो, तो यानी 2-3 दफ़ा कहें तो वो कोई काम करते थे। ये शान बहुत शरारती था। तो मैंने जब ब्रेक होती थी तो वो 3-4 बड़े जो हैं वो एक तरफ हो जाते थे, शान, मैं और सलीम शेख, ये हम जो मैं उधर भी पार्टिसिपेट करता था, उनकी बातें भी इधर भी, इधर लतीफ़े वगैरह होते थे, उधर और बातें होती थी। तो जुमे को चूँकि मैच होते थे इसलिए ब्रेक लंबी हो जाती। तो एक दिन मैंने पीएफ की ग्राउंड में मैच था तो मैंने शान को बताया, मैंने कहा यार शान नदीम साहब कोई गल पहली बारी च नहीं मानते, 3-4 बारी कहो तो कहते अच्छा, कहते लो जी आज टेस्ट देखोगे। अब हम सब ने बैठ गए हैं कुर्सियों पे, तो कुछ लोग गए हुए थे ना जुमा पढ़ने के लिए, तो शान ने मोटरसाइकिल पे आया हुआ था अपनी बड़ी वो जो हैवी बाइक पे, तो अचानक उनको कहने लगा कि गुल्लू भाई, हमारे कप्तान थे गुलाम मोहिद्दीन साहब, गुल्लू भाई मैं ज़रा क्लोब सैन तक जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, आप कौन सी आइसक्रीम खाएँगे? तो उन्होंने कहा कि भाई वो ले आना हो। उसको कहा बट साहब आप कौन सी लेंगे? मैं कहा यार नमी आई है ना, वो तो बेग साहब आप नहीं मैं नहीं। और उसने कहा कि नहीं, तो उसने कहा अच्छा, तो वो चल पड़ा। मैं कहा बेग साहब सारे खाएंगे तो आप क्या? नहीं यार वो, मैं कहा बेग साहब कुछ ना कुछ तो मंगा दे। अच्छा चलो उसे कहो कि वो, मैं कहा शान, अब उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ में तो वो मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, वो चला गया। ऐसा शरारती है, उसने एक ही दफ़ा पूछा बेग साहब आप कौन सी? कहा नहीं ठीक है। तो उस दिन उन्हें एहसास हुआ होगा कि यार पहली दफ़ा ना मानने से आइसक्रीम से रह जाता है बंदा। अच्छा, काम अब भी कर रहे हैं, काफ़ी अर्सा तक करते रहे हैं फिल्मों का, तो उस दौर की हीरोइन और अब की हीरोइन का क्या फ़र्क है? वो असली थी, ये बनास्पति हैं। बनास्पति में क्या मतलब आई लैशेज़ बनास्पति है, दूसरी चीज़ें मेकअप, ये वो, किसी को मेकअप ना किया हो तो आप पहचान नहीं सकते कि यही हीरोइन। तो पहले खूबसूरती ज़्यादा पहले अब नैयर सुल्ताना बेगम को आप देखिए
तो उनके हल्क से पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आता था। ऐसे ही नसरीन साहब आती, ऐसे ही। और अब मैडम शमीम आरा हैं, वो डार्क कम्प्लेक्शन की थी, लेकिन जब मेकअप करके आती थी तो आदमी जब उनका काम स्क्रीन पे है तो फिर वो स्क्रीन पे कैसी नज़र आती हैं वही देखना पड़ता है। ज़ेबा बेगम इतनी हसीन खातून थी। दीबा बेगम जो थी वो अपनी परफॉर्मेंस और अपने खलंडरेपन और मोनालिसा जैसी मुस्कुराहट की वजह से थी, वो उन्हें कोई हसीन नहीं कहा जा सकता। आसिया बेगम एक मुकम्मल औरत थी जिनके बाल वाल आँखें ये वो सब, मेकअप तो सबको करना ही पड़ता था इसलिए कि लाइट्स भी अब्जॉर्व होनी है, ये भी है। लेकिन अब ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। वो 10-12 लाख लगा के, मैं इस उम्र में हो गया हूँ, मैं तो 500 भी नहीं लाया कभी अपने मुँह पे। तो वो मेल भी और फीमेल भी, वो पता नहीं वो बोटेक्स कहते हैं या वो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ये वो एक डॉक्टर साहब थे प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन, तो शेख साहब उनके पास गए कि जी थोड़ी जिनी मेरी यहाँ लटक गई ने, तो किन्ने के पैसे लोगे? उन्होंने कहा जी 8 लाख रुपया लगेगा। उन्होंने कहा जो प्लास्टिक अपना होए तो फिर तो मैं तो अपना प्लास्टिक भी नहीं लेके जाता। काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये फेस जो है खिंचवाए हैं, वो किया है। और हमें पहले शुरू में पता चल जाता था जिसके यहाँ कान के पीछे थोड़ी सी वो मतलब मांस इकट्ठा हुआ नज़र आता था, कैसी एने मुँह खिंचवाया है जी। बट सब आपके अपने काम की बात करते हैं, कौन से किरदार ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि लाजवाब आपने किए हैं? कौन कौन से प्लेज़ हैं, किस तरह के किरदार हैं? देखिए मुजाहिद साहब, काम तो अगर मैंने पंजाबी के 25 मिनट के ड्रामे में भी किया तो पूरे शौक़ से वो किया, लेकिन याददाश्तों में जो जिसको देख के लोग याद करते, एक तो था सूरज के साथ साथ, वो फ़ज़ल का रोल था, मरासी का रोल था। तो मैंने कहा भी था रफ़ीक उलैह साहब से, जनरल मैनेजर थे, कि अमानुल्लाह साहब को, अलबेला साहब को या आबिद खान साहब को उनको लो जो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये वो मरासी नहीं है जड़ा मतलब है कि इलाही खैर मौला पा, ये मिरास जो गांव में चौधरियों की मिरास लेके चलते हैं, जिन्हें पता होता है कि एदा नाना है ऐसी, दादा है ऐसी है, तो वो वाला है। अच्छा जी, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर एक और था अपने हुए पराये में, मैंने का रोल किया। सबा परवेज़ साहबा मेरी बहन है जो तवाइफ है और मैं उनका हूँ। सिगरेट मैं पीता नहीं था इसलिए सिर्फ हाथ में रखा, और मेरे जो डायरेक्टर थे उसके वो 19-20 रिटेकों से कम नहीं काम करते थे, आफ्ताब अकबर साहब। अगर मैं सिगरेट पीता होता तो मैं दमे से मर गया होता। तो इसलिए वो मैंने सिर्फ यूँ ही रखा। और उस लोगों को मामा सलामत उस रोल का नाम था। अल्लाह ताला ने के रोल में भी इज़्ज़त दे दी थी। इवन कि मुझे फ़ख्र है कि यूसुफ खान साहब ने मुझे स्पेशल बुलवा के और पहले जफ्फी डाली, फिर प्यार किया, कहना कि यार मैं तेरा ड्रामा देखा है, वो बहुत आ। मैं कहा सर ऐसा तानू फॉलो किया है, क्योंकि मैंने आज के एक्टर के पास देखने को बहुत एक्टर हैं। मैंने जब वो किया तो मैंने याकूब साहब को देखा हुआ था, इंडिया के याकूब साहब। मैंने हीरा लाल साहब को देखा हुआ था। मैंने इजाज़ दुरानी साहब को बहन भाई में देखा हुआ था। मैंने यूसुफ खान साहब को तिहरानी में देखा हुआ था। तो फिर उनमें मैंने ये नोट किया कि नसीरुद्दीन शाह साहब हों या सुहेल असगर साहब हों या जो भी हों, ये ताल्लुक़ तो इनका बाज़ार से दिखाया है, लेकिन जो बाज़ार का आदमी है उसकी एक चीज़ इन सब में कम नज़र आती थी, वो थी रिदमेटिक सेंस, म्यूज़िक की सेंस। क्योंकि जिन घरानों में गाना बजाना होता है उनकी हर चीज़ लय में, सुर ताल में होती है। तो इसलिए फिर मैं जब चलता था तो उसमें भी लगता था नी रे सा रे गा मा, तो मैं उस डायलॉग भी ऐसे याद करता है, चलता भी था। तो चाल के साथ जब मैंने उसे कहा तो वो फिर डिफरेंट लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि 22 हमने टेकें दी हैं, सबा परवेज़ और मैं, वो मुझे थप्पड़ मारती है, मैं उसे दोबारा कोठे पे ले जाने आता हूँ तो वो मानती नहीं, तो वो हर दफ़ा रिटेक हो जाता था। एक टेक हम दोनों ने इतनी भरपूर दी कि मेरे दिल में था कि ये ओके होगी। तो मैंने सुख का सांस लेते हुए फिर हो गया, लब चल चलिए दुनिया दियो सुनुकरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे, ये कह के मैं आउट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कट ओके। जब वो किस्त चली है उसमें पीटीवी पे सिंगल चलती थी, ये प्राइवेट सेक्टर का ड्रामा था। तो उनके वाले साहब गुलाम अकबर साहब जो थे वो भी देखते थे गौर से। उन्होंने फिर आफ्ताब साहब से कहा कि भट्ट साहब से कहें अपने वक्तों के कुछ और गाने ऐड करें।
तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं जाता था सेट पे तो वो मुझे सीन दे देते थे कि देख लें इसमें कौन सा गाना कहाँ सेट होता है, आपको बेहतर पता है। इसी तरह फिर एक जगह और भी था, फरहाना मकसूद से सीन मैं कर रहा हूँ तो वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, तो मैं उसको तो फिर मैं सदके मैं जाऊँ ना तो जिन्हां दियां बांकियां टोरां साडे नल गुस्से रहिंदे ते दर्शन देंदे होरां सदके मैं जाऊँ ना तो। वाह। सो एक ये रोल था, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इज़्ज़त बख्शी अल्लाह ताला, वो खलील रहमान कमर साहब ने लिखा था लव लाइफ और लाहौर। 82 साल के बाबे का रोल किया मियाँ जी वारिस अली। और फिर 10 साल के बाद अब जीटी रोड में ग़ुलाम तालिब, जिसके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, अंदरून शहर की कहानी है। इसने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी है क्योंकि वो यूट्यूब पे जाने की वजह से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो सब, और इस ड्रामे की वजह से अमेरिका में एक बच्चा मेरा बेटा बना है, मुंह भोला बेटा बन गया है, जो मुझे मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे आज तक हम ना मिले हैं ना कभी कोई बात की है। वो मेरा ऐसे ख्याल रखता है कि जैसे मेरा उठना बैठना सुबह, मैं समझता हूँ कि पैसे तो नहीं मिले उसके जीटी रोड पे अवार्ड भी कोई नहीं अब मिलता, लेकिन उस इरफान की सूरत में मुझे अवार्ड भी मिल गया हुआ है। बट साहब आप सुर और लय को समझते हैं, जो दिल से आपको अच्छा लगता हो कोई गाना तो सुनाए। हम अपने बच्चों की शादी ब्याह में 3-3 4-4 ढोलकियाँ रखते थे पहले से, हर रात को खाने खाबे खूबे कश्मीरियाँ वाले सारे, तो सब करीबी अजीज़ भी आ जाते हैं। ढोलकी जो है पहले मेरी मदन बजाया करती थी, फिर मेरी बेगम बजाती थी, फिर मेरी बड़ी बेटी जो है वो जो पास बैठा ना उसने सीख लिया। तो मेरा जो गाना है जो अक्सर प्रोग्रामों में भी फरमाइश कर देते हैं वो है कि ओ आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बूए अगे चीक ताण लई चीक ताण लई ओ चीक ताण लई सजना ने बूए अगे चीक ताण लई। एक ये है, और दूसरा है जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो।